अरे बेगम, अरे खत तो पढ़ ली थी, साथ ही तो रखा था। ये देखिए भाईजान के लिए बहुत अच्छी है। सबको अपनी अपनी पढ़ी है, मेरी किसी को कोई परवाह ही नहीं। जैसे खत है किसका? जब मैं बेहद गरीब था, बंबई में 9 रुपए महावर की एक खोली में लगा, जिसमें पानी का ना तो नल था ना ही बिजली। एक निहायत ही गलीज सी कोठरी थी चला, जिसकी छत पर से हजारों खटमल मेरे ऊपर गिरा करते। चूहों की भी काफी बहुत आई थी। वाकई इतने बड़े चूहे मैंने फिर कभी नहीं देखे। बिल्ली आज तक उनसे डरती। चाल यानी बिल्डिंग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही गुसलखाना, जिसके दरवाजे की कुंडी तक टूटी हुई। सुबह सवेरे चाल की सभी औरतें इसी गुसलखाने में पानी भरने के लिए इकट्ठा होती। यहूदी, मराठी, गुजराती, क्रिश्चियन, भांति भांति की औरतें। मेरा यह नियम था कि उन औरतों के इकट्ठा होने से बहुत पहले गुसलखाने में पहुंचता, दरवाजा बैठता और नहाना शुरू। एक दिन मैं देर से गुसलखाने में पहुंचकर नहाना शुरू किया कि खट से दरवाजा। मेरी पड़ोसन बगल में गागर दबा। उसने मालूम नहीं एक लम्हे के लिए मुझे गौर से देखा। वो ऐसी भागी जैसे कोई शेर उसका पीछा करे। मैं बहुत उठकर दरवाजा बंद किया और नहाना शुरू। कुछ देर बाद फिर से दरवाजा। मैं नहाकर फारिग हो चुका था और कपड़े पहन ही रहा था कि भाई मंटो, आज इतवार है। मुझे याद आया ब्रिजमोहन को बांद्रा जाना, अपनी दोस्त पीरन से मिलने। वो हर इतवार को उससे मिलने के लिए जाता। पीरन एक मामूली शक्ल सूरत की पारसी लड़की, जिससे ब्रिजमोहन का इश्क करीबन 3 साल से चला। वो हर इतवार को मुझसे 8 आने ट्रेन के किराए के लिए लेता। पीरन के घर पहुंचता और वो दोनों आपस में आधे घंटे तक मिले। ब्रिजमोहन इलस्ट्रेटेड वीकली के क्रॉसवर्ड पजल के हल उसको देता और चला। वो निहायत ही बेकार। सारा दिन सिर झुकाए ये पजल वो अपनी दोस्त पीरन के लिए हल करता, सिर्फ पीरन के। उसे छोटे छोटे कई नाम मिल चुके, जो सारे के सारे ब्रिजमोहन ने वसूल किए। ब्रिजमोहन ने एक दमड़ी तक उससे न मांगा। उसके पास पीरन की अनगिनत तस्वीरें, साड़ी में, फ्रॉक में, वेडिंग कॉस्ट्यूम में, लगभग 100 से ऊपर। पीरन कतई खूबसूरत है, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि बिल्कुल मामूली शक्ल सूरत है। लेकिन मैंने अपनी राय मोहन को कभी नहीं बताई। मैंने कभी उसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं कि वो कौन है, क्या करती है, ब्रिजमोहन से उसकी मुलाकात कैसे, इश्क की शुरुआत कैसे, क्या वो उससे शादी करने का इरादा रखता है। ब्रिजमोहन ने भी उसके बारे में मुझसे कोई बात नहीं। बस हरिद्वार को मुझसे 8 आने ट्रेन के किराए के लिए लेता, पीरन के घर पहुंचता और दोपहर तक लौटा। मैंने होली में जाकर उसे 8 आने भाई ठीक। वो चला गया। पीरन से मुलाकात करके लौटा तो उसने गैर मामूली तौर पर मुझसे कहा, आज मामला खत्म हो गया मिट्टू भाई। जैसे उसके सीने का बोझ हल्का हो गया। उसने कहा, पीरन से आज दो टूक फैसला हो गया। मैंने उससे कहा, मैं जब भी तुमसे मिलना शुरू करता हूँ मुझे कोई काम नहीं मिलता, तुम बहुत मनहूस हो। तो बेहतर है मिलना छोड़ दो। मैं भी देखती हूँ तुम्हें कैसे काम मिलता है। मैं मनहूस हूँ मगर तुम अब
सो अब ये किस्सा खत्म हो गया मंटो भाई। अब इंशाअल्लाह मुझे जल्दी कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। मेरा ख्याल है मैं सेठ नानू भाई से मिलूं। हाँ, सेठ नानू भाई से। यार कल सुबह ही जाऊंगा, तो मुझे 4 आने दे देना यार सुबह, ठीक है? सेठ नानू भाई जो एक फिल्म का डायरेक्टर था, अनेक बार ब्रिजमोहन को नौकरी देने से इनकार कर चुका, क्योंकि उसका भी पीरन की तरह यही ख्याल था कि वो निकम्मा और कामचोर। लेकिन दूसरे दिन जब वो मुझसे 4 आने लेकर गया, तो दोपहर को उसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई। ठीक है चाचा। और मंटो, मेरे भाई नौकरी मिल गई। ये देख, सेठ नानू भाई ने खुश होकर नौकरी पे रखा है। 250 रुपए महीने, कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है। और तो और 100 रुपए एडवांस भी दिए उसने। दिखाता हूँ, ये देख। अब यार मेरा तो जी करता है मैं कॉन्ट्रैक्ट और पैसे लेकर बांद्रा चला जाऊं और पीरन से कहूं कि देख देख मुझे काम मिल गया। लेकिन यार सेठ नानू भाई मुझे फौरन जवाब दे देगा। ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं मंटो भाई, कई मर्तबा हुआ कि इधर नौकरी मिली, उधर उस पीरन से मुलाकात और मामला साफ। किसी ना किसी बहाने मुझे नौकरी से निकाल ही देते। भगवान जाने उस लड़की में नौसत कहां से आ गई। अब मैं कम से कम 1 साल तक उस लड़की से नहीं मिलूंगा मंटो भाई। मेरे पास कपड़े थोड़े कम रह गए हैं, 1 साल लगवा कर कुछ बनवा लूं तो फिर देखा जाएगा। 6 महीने गुजरे। ब्रिजमोहन बराबर काम पर चला। उसने कई नए कपड़े बना लिए थे और 1 दर्जन रुमाल भी खरीदे। अब वो तमाम चीजें उसके पास थी जो एक कुंवारे आदमी के ऐशो आराम के लिए जरूरी। एक दिन वो स्टूडियो गया हुआ था कि उसके नाम पर एक खत आया। शाम को जब वो लौटा तो मैं एक खत उसे देना भूल गया। सुबह नाश्ते पर मुझे याद आया तो मैंने ये खत उसके हवाले कर दिया। लानत यार, क्या हुआ? वही पीरन, अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी, वही कमबख्त है यार। मैं उसकी हैंडराइटिंग कभी भूल सकता हूँ भला? क्या लिखती है? मेरा सिर कहती है इस इतवार को मुझसे जरूर मिलो, कोई बहुत जरूरी काम है इसे। लो यार मंटो, इंशाल्लाह यार नौकरी से जल्दी जवाब मिल जाएगा यार। क्या बकवास करते हो यार? नहीं यार मंटो, तुम देख लेना, कल इतवार है, परसों नानू भाई को मुझसे कोई ना कोई शिकायत पैदा होगी और वो मुझे फौरन निकाल देगा यार। अरे इतना ही विश्वास है तो मत जाओ ना मिलने। यार ये नहीं हो सकता यार, वो बुलाए तो मुझे जाना पड़ता है। क्यों? यार मंटो यार, नौकरी करते करते कुछ मैं भी उठ चुका हूँ यार। 6 महीने से ऊपर हो गया यार। सब समझता हूँ। चलो ठीक है ना। दूसरे दिन ब्रिजमोहन पीरन से मिलने के लिए बांद्रा चला। जब लौटा तो उसने उस मुलाकात के बारे में मुझसे कोई बात नहीं। आखिर मुझे उससे पूछना। और भाई हाँ भाई मंटो। मिलाया अपने मनु सितारे से? हाँ भाई, और उससे कह भी दिया कि इंशाअल्लाह नौकरी से जल्दी जवाब मिल जाएगा। चलो आओ, खाना खाकर आते हैं। हम दोनों ने हाजी के होटल में खाना खाया। इस दौरान पीरन की कोई बात नहीं। रात को सोने से पहले उसने मुझसे सिर्फ इतना ही। अब देखे मंटो भाई, कल क्या फल मिलता है। मेरा ख्याल था कि कुछ नहीं हो, लेकिन दूसरे दिन ब्रिजमोहन असामान्य रूप से स्टूडियो से जल्दी लौटा। मुझसे मिला तो जवाब मिल गया भाई, जवाब मिल गया। अरे हटाओ इसे। अरे छोड़ो यार, जो हटना था वो तो हट चुका, अब मैं कैसे हटाऊं?
सेठ नानू भाई पर टाच आ गई, स्टूडियो सील हो गया। मेरी वजह से खम का बेचारे नानू भाई पर आफत आ गई भाई, आफत आ गई। अजीब सिलसिला है। देख लो, इसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। और पढ़े लिखे को फांसी। चल। ब्रिजमोहन अब बेकार था। जब उसकी जमा पूंजी खत्म होने लगी तो उसने हर इतवार को मुझसे 8 आने मांगना शुरू कर दिया। मुझे अभी तक मालूम नहीं था कि आधे पौन घंटे में वो पीरन से क्या बात करता है। वैसे बहुत अच्छी गुफ्तगू करने वाला था, लेकिन उस लड़की से जिसकी नौसत का उसे पूरे तौर पर यकीन था, वो किस किस्म की बातें करता है। एक दिन मैंने उससे पूछा, ब्रिज, क्या पीरन तुमसे मोहब्बत करती है? नहीं यार, वो किसी और से मोहब्बत करती है। फिर तुमसे क्यों मिलती? इसलिए कि मैं ज़हीन हूँ, उसके इस भद्दे चेहरे को भी खूबसूरत बनाकर पेश करता हूँ। उसके लिए क्रॉसवर्ड पजल हल करता हूँ और तो और से इनाम भी दिलवा देता हूँ। यार मंटो, यार तुम नहीं जानते यार इन लड़कियों को, मैं खूब पहचानता हूँ। जिनसे ये मोहब्बत करती है उसमें जो कमी रह जाए वो हम जैसे से पूरा कर लेती है। बड़ी 420 है यार। फिर भी तुम मिलते क्यों? मुझे मजा आता है। हाँ, किस बात? उसकी नहुसत का, मैं उसकी नहुसत का इम्तिहान ले रहा हूँ और वो अपने इम्तिहान में पूरी भी उतरी है। क्योंकि जब भी मैं उससे मिलना शुरू किया तो मेरा काम से जवाब मिल ही जाता है। अब यार मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश रह गई यार कि मैं उसके मनहूस असर को चकमा दे जाऊँ। क्या मतलब? मतलब यही कि नौकरी से जवाब मिलने से पहले ही नौकरी से अलग हो जाऊँ, यानी खुद अपने मालिक को जवाब दे दूँ और उनसे कहूँ, जनाब आप मुझे निकाल नहीं रहे थे, ये मेरी दोस्त पीरन थी जिसकी नाक कैमरे में ऐसे घुसती है जैसे तीर। बस यार ये एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी, देखो पूरा होती है या नहीं। अजीबोगरीब ख्वाहिश है भाई। मेरी हर चीज अजीबोगरीब है मंटो भाई। पिछले इतवार पीरन के उस दोस्त जिससे वो मोहब्बत करती है उसके लिए एक फोटो तैयार करके दिया और वो उल्लू की दुम उसे कंपटीशन में भेजेगा। और देख लेना मंटो भाई, यकीनन तौर पे उस चूतिए को इनाम भी मिलेगा। वाकई ब्रिजमोहन वाकई अजीबोगरीब। वो पीरन के दोस्त के लिए कई बार फोटो तैयार करके दे चुका। इलस्ट्रेटेड वीकली में ये फोटो उसके नाम पर छपते और पीरन बहुत खुश होता। ब्रिजमोहन उसे देखता तो मुस्कुरा देता। ब्रिजमोहन उसकी शक्ल सूरत से भी अच्छा। पीरन ने कभी उसकी मुलाकात तक उससे न करी, सिर्फ इतना कहा था कि वो एक मिल में काम करता है और बहुत खूबसूरत। एक इतवार को जब ब्रिजमोहन पीरन से मिलकर बांद्रा से लौटा तो उसने मुझसे कहा, आज मामला खत्म हो गया मंटो भाई। कौन सा? पीरन वाला? हाँ भाई वही पीरन वाला। कपड़े खत्म हो रहे थे, सोचा ये सिलसिला भी खत्म कर रहा हूँ यार। अब इंशाअल्लाह मुझे जल्दी कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी यार। मैंने कल ये खबर पढ़ी थी, इसमें था सेठ नियाज अली ने एक फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तुम जरा यार उसके दफ्तर का पता लगा देना यार, मैं सुबह ही जाऊंगा। मैंने उसके दफ्तर का नया फोन नंबर एक दोस्त से पूछकर उसे बताया। ठीक है मंटो भाई, चलता हूँ। वो चला। नौकरी मिल गई मंटो भाई। ये देख, एक पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट है। ये देख, तनख्वाह 200 रुपये महीने। 200 रुपये? हाँ हाँ कम है, लेकिन सेठ नियाज अली ने कहा बढ़ा दूंगा। अच्छा, तो अपनी दोस्त
पीरन से कब मिलोगे? पीरन से कब मिलूंगा? मेरा भी यही ख्याल था कि मुझे पीरन से कब मिलूंगा। यार मंटो, मैंने तुमसे कहा था ना यार, मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, बस वो पूरी हो जाए। मेरा ख्याल है मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। मेरे जरा 3-4 जोड़े बन जाए यार। ये मैं 50 रुपये एडवांस ले आया हूँ, 25 तुम रख लो। मांगो ना, फिर बोलो मांगो वो चीज का बोल। 25 मैंने ले ली। अरे फिर देख रहा हूँ। होटल वाले का कर्ज था जो फौरन चुका दिया। हमारे दिन बड़ी खुशहाली में गुजर रहे। 100 रुपए महीना मैं कमा लेता था, 200 रुपए महीना ब्रिज मोहन ले आता था। बड़े ऐश थे। 5 महीने गुजर गए कि अचानक पीरन का घर ब्रिज मोहन को मिला। लो भाई मंटो, इजराइल साहिब तशरीफ ले आए। सही बात है कि उस वक्त मैंने खत को देखकर खौफ सा महसूस किया। क्या फरमाती? फरमाती है कि इस इतवार को मुझसे जरूर मिलो, कोई बहुत जरूरी काम है उसे। तुम जाओगे? जाना ही पड़ेगा यार। यार फिर मत जाओ यार। बड़े अच्छे दिन गुजर रहे हैं। तुम नहीं जानते खुदा मालूम किस तरह तुम्हें 8 आने दिया करता था। मुझे सब मालूम है मेरे दोस्त, लेकिन अफसोस यार कि वो दिन फिर आने वाले हैं जब खुदा मालूम किस तरह तुम मुझे 8 आने दिया करोगे। दूसरे दिन ब्रिजमोहन पीरन से मिलने के लिए बांद्रा चला। जब लौटा तो उसने मुझसे सिर्फ इतना ही कहा, मैंने उससे कह दिया मिंटो भाई, ये 12वीं बार है जब तुम्हारी नहुसत की वजह से मुझे नौकरी से अलग होना पड़ेगा। तुम पर रहमत हो जरतुस्त की। उसने सुनकर कुछ कहा क्या? तुम सिली इडियट हो। क्या तुम हो? 100%। अब मैं कल सुबह दफ्तर जाते समय अपना ये इस्तीफा पेश कर देने वाला हूँ। मैंने पीरन के पास में बैठकर ही लिखा था ये। ब्रिजमोहन ने मुझे इस्तीफे का कागज दिया। दूसरे दिन गैर मामूली तौर पर जल्दी जल्दी नाश्ता करके वो दफ्तर की ओर चला। जब लौटा तो उसका चेहरा उतरा। उसने मुझसे कोई बात नहीं, आखिर मुझे इससे पूछा, क्या हुआ? ये हुआ क्या, तुम बताएगा? कुछ नहीं यार, सारा किस्सा ही खत्म हो गया। क्या मतलब? मैंने सेठ नियाज अली को इस्तीफा पेश किया। उन्होंने खुश होकर मुझे एक ऑफिशियली खत दिया। इसमें लिखा था कि मेरी तनख्वाह पिछले महीने 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए महीने कर दी गई। पीरन से ब्रिजमोहन की दिलचस्पी खत्म हो गई। उसने कहा, पीरन की नहुसत खत्म होने के साथ साथ वो भी खत्म हो गई और मेरा एक निहायत ही दिलचस्प शगल भी खत्म हो गया। अब कौन मेरे बेकार होने का कारण होगा? कौन होगा मेरे बेकार होने का कारण? कौन होगा? कौन होगा?
क्या बात कर रहे हैं? जी आपको शाम 5 बजे पहुंचना है। जी जी बिल्कुल, हम समय से पहुंच जाएंगे। भाईजान आप पहुंच जाएंगे या गाड़ी भिजवा दूं? जी जी जी, हम आ जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। बेगम, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आपको कैसे समझाऊं। जब कोई बात समझ में ना आए तो उसे समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप तो हर बात पर गला खोल देते हैं। आपने ये तो पूछ लिया होता कि मैं आपसे कहना क्या चाह रही हूँ। भाई इसमें पूछने की जरूरत ही क्या है, हैं? आप तो हर वक्त लड़ाई मोल लेना चाहती हैं और क्या? लड़ाई मैं मोल लेना चाहती हूँ कि आप सारे मोहल्ले वाले अच्छे से जानते हैं कि आप आए दिन मुझसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। हैं? बेगम खुदा झूठ न बुलवाए तो 1 बरस तक हमने नाच तो आपसे कोई कड़वी बात कही है और ना ही कोई मीठी। मीठी बात करने का सलीका ही आपको कहाँ आता? नौकर को आवाज देकर बुलाएंगे तो सारे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि आप उसे गोली से मार देना चाहते हैं। मैं गोली से मार देना चाहता हूँ, हैं? जी हाँ। वैसे बंदूक तो हमारे पास में है नहीं, लेकिन हाँ खरीद जरूर सकते हैं। लेकिन उसे चलाएगा कौन? आप तो जानती हैं कि हम पटाखे से भी बहुत ज्यादा डरते हैं। आप बढ़िए नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये फ्रॉड मेरे साथ नहीं चलेगा आपका। अच्छा, अब मैं फ्रॉड भी बन गया। आप पहले से फ्रॉड थे। बताइए क्या फ्रॉड किया हम? अच्छा, जब आप 5वीं जमात में थे, तब आपने अपने अब्बा जी की कोट की जेब से 2 रुपए नहीं निकाले? 5वीं जमात में? जी हाँ। अप्पू की जेब से 2 रुपए निकाले? जी हाँ। सच में हम ही निकाले थे? और नहीं तो क्या? अल्लाह, इसे ये बात कैसे पता चली? हाँ निकाले थे, क्यों? क्योंकि एक पड़ोसन की लड़की को जरूरत थी। पड़ोसन की लड़की? उस पड़ोसन की लड़की में आपको इतनी हमदर्दी क्यों थी? अरे भाई, क्योंकि वो पड़ोसन की लड़की थी। दरअसल हुआ ये कि उस पड़ोसन की लड़की की तबीयत जरा नासाज थी, तो अब अगर हम अब्बू से कहते तो अब्बू उसकी मदद के लिए फूटी कोड़ी तक पे नहीं देते। तो फिर हमने मुनासिब ये समझा कि क्यों ना अब्बू की जेब से 2 रुपए का नोट निकाल लिया जाए और उस लड़की की मदद कर दी जाए। तो बस हमने वही किया। अब बताइए, इसमें हमने कोई गुनाह किया? जी हाँ, बहुत बड़ा पुण्य है अपने अब्बा जी की कोट की जेब से 2 रुपए निकाल कर आप तो अपने ख्याल के अनुसार अपनी सिर्फ जन्नत में बुक कर चुके होंगे ना जनाब। लेकिन मैं आपको बता देती कि इसकी सजा आपको इतनी कड़ी मिलेगी कि आपकी तबीयत साफ हो जाएगी। देखिए बेगम, तबीयत तो हमारी हर रोज साफ होती है। ये तो चाहता है कि उसे कीचड़ से लथपथ कर ताकि तुम्हारा शुगर जारी रह सके। कीचड़ में तो आप हर वक्त लिपटे रहते हैं। देखिए, ये सरासर इल्जाम है। इल्जाम क्या है? हकीकत है, आप सिर से पांव तक कीचड़ में ही तो धंसे हुए हैं। किसी नफीस चीज में आपको दिलचस्पी ही नहीं। बात करेंगे तो तौबा तौबा, गंदगी, नहाते आप हैं। इधर आइए, इधर आइए। इधर आइए। दिन में 3 मरतबा नहाते हैं। सरासर झूठ। बताइए क्या झूठ कहा हमने? बदन में 2 डोंगे पानी के डाले, तौलिए से अपना हाथ भीगा जिसमें पोंछा और गुसल खाने से बाहर निकल आए। ये भी कोई नहाना हुआ? अरे बेगम, 2 नहीं कम से कम 20 डालते हैं। सरासर झूठ। कल तो पानी आया ही नहीं था। हाँ, पानी नहीं आया था। हाँ, फिर मैंने टैंकर मंगवाया था। हाँ। है ना? हाँ। तो फिर
बजे बाद जब पानी आया था तब भी हम 20 डोंगे ही डाले थे। तो इनसे भी क्या होता है? साबुन तो आप इस्तेमाल करते हैं नहीं? अरे हमने तुम्हें 1000 मर्तबा कहा है कि साबुन से चमड़ी का सत्यानाश हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे तेजाबी तत्व होते हैं जिससे चमड़ी को नुकसान पहुंचता है। जी हाँ, मेरी चमड़ी को तो आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा। देखिए कितनी गोरी हूँ। हाँ भाई, बुढ़ापे में भी आप उसी तरह से जवान लगती हैं बेटी। देखिए ये एक साइंटिफिक बहस है जो आपको कतई समझ में नहीं आई। मैं कोई साइंटिफिक नहीं जानती हूँ। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप नहाते किस तरह हैं? अरे भाई, बदन पे बस पानी के डोंगे डालते जाओ और नहाते जाओ। वो भी कोई नहाना हुआ? बदन पर आप कोई चीज नहीं मलते हैं। मेरा मतलब है साबुन नहीं तो कोई और चीज ही सही। मना करता हूँ। क्या? बेसन। बेसन? हाँ, वो क्या होता है? बेसन नहीं जानती आप? नहीं। ला हौल बिला कुव्वत। भाईजान, जवानी से बुढ़ापा निकाल दिया हमारी मोहतरमा ने हमारे साथ, लेकिन आज तक बेसी की वैसी है, ढपोल की ढपोल। देखिए सुनिए, इधर आइए तो सही। बेसन का मतलब होता है चने का आटा। तो मुझे क्या पता था? हाँ भाई, आप तो बड़ी नासमझ हैं, जैसे आप सब जानती ही नहीं। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। मैं तो आपके जैसे संगी से तंग आ गई हूँ। तो भाई चले जाइए वहीं जहाँ आपको आपके हम ख्याल मिल जाए। हमारा मतलब है आपके मायके। क्यों? मैं क्यों जाऊँ वहाँ? मैं यहीं रहूंगी। ये मेरा घर है। देखिए, ऐसा हमने आपको पहली मर्तबा कहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जब देखो तब यही धमकी देती रहती है, अपने मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। तो जाओ ना भाई अपने मायके। मुझे जब जाना होगा तब चली जाऊंगी। क्यों भी? आज तबीयत जरा नासाज है क्या? आप मुझे चिढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए बेगम, अभी तक तो हमने आपको चिढ़ाने की कोशिश की नहीं, लेकिन हाँ, अगर हमने आपको चिढ़ाने की कोशिश की तो यकीन मानिए कि आप पहली फुर्सत में तांगा पकड़ेंगी और सीधे पहुंचेंगी रेलवे स्टेशन। कोशिश करके देख लीजिए। मैं तो कहीं नहीं जाने वाली हूँ। ये मेरा घर है। हाँ भाई, यह आपका घर है, आपके बाप दादाओं का घर है, आपके पूरे खानदान का घर है भाई। मेरे बाप दादाओं को बीच में क्यों लाते हैं? उनका इसमें क्या कसूर था? देखिए, मैं कब कसूर ना, कसूर की बात कर रहे हो आप, कसूर तो सारा मेरा है ही वो तो। जरा सोचिए, आपने कभी ये सोचने की कोशिश की कि भाई हमने आपको कोई जानी या माली नुकसान पहुंचा है, जो आप हर वक्त हमारे पीछे लट लेकर पड़ी रहती हैं? लट तो हमेशा आपके हाथ में रहा है। अरे भाई, मैं तो उसे उठा भी नहीं पाती हूँ। हाँ, आप तो चीज बड़ा सा बड़ा गजर उठा सकते हैं, गजर। अरे आप जैसी औरतों में ऐसी बला की ताकत होती है, ऐसी बला की ताकत होती है कि बस। अरे आप गिद्ध है, गिद्ध। आपके सामने तो हमारी उस चिड़िया जैसी औकात भी नहीं है, वो सामने तो उड़ रही है। आप चिड़िया हैं? सुभान अल्लाह। आप जब कड़कते और गरजते हैं ना, तो ऐसा महसूस होता है कि कोई शेर दौड़ रहा है। मैं जरा एक नजर इस शेर को देख तो लीजिए। क्या देखूं? 15 बरस से देख ही तो रही हूँ। क्या ये खच्चर है, आपको शेर नजर आ रहा है? जी हाँ, शेर है मगर खाक में लिपटा हुआ। शुक्रिया, इस तारीफ का शुक्रिया। लेकिन अब ये बता दीजिए कि आप आखिर हमसे कहना क्या चाहते हैं? बड़े लायक फायक बने फिरते हैं ना, तो खुद ही समझिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। भाई अब आपको तो खुदा ही समझ सकता है। बड़े आए खुदा को मानने वाले। हम हमेशा खुदा को मानते हैं बेगम। यकीन मानिए कि अगर खुदा को नहीं माना जाए तो कुछ नहीं हो सकता। खुदा एक ऐसी ताकत है जो इस पूरी कायनात पर कंट्रोल रखती है। कंट्रोल तो मुझ पर भी करते आए हैं। किस किस्म का? हर किस्म का। जैसे? मैं आज तक अपनी मर्जी के मुताबिक कोई चीज नहीं कर सकती। कपड़े खरीदती हूँ तो उसमें आपकी मर्जी का दखल होता है ना? हाँ, होता है। खाने में क्या पकेगा वो भी आप ही बताते हैं। हाँ। आज ये पके कल वो पके। तो भाई क्या अरे तो इसमें एतराज क्या है? ऐतराज क्यों नहीं? मेरा जी अगर चाहता है कि उजड़ी खाऊं तो नफरत का इजहार करते हैं। ओजड़ी भी कोई खाने की चीज होती है? आपको क्या पता कितनी मजेदार होती? चूल्हे में डालकर उसे साफ कर लिया जाता है, फिर गरम-गरम घी से तला जाता है। अल्लाह कसम मजा आ जाता। लाहौल बिला कुव्वत। भाई जिस चीज का नाम तक हमें पसंद नहीं, उसे आप खाने की बात करती है।
सब्जी की सरासर तौहीन है, हैं? ना तो इनमें कोई ये रस होता है और ना ही कोई लज्जत होती है, बस ये नाम के टिंडे होते हैं। अरे भाई हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि इन टिंडों को पैदा किस मकसद के लिए किया गया है। लेकिन हाँ, इससे बेहतर तो ये, हाँ क्या बोलते हैं इसको? कद्दू। हाँ कद्दू, ये ज्यादा बेहतर होता है, हालांकि ये भी हमें सख्त नापसंद है। सुनिए जरा, आपको कौन सी चीज पसंद है? हर अच्छी चीज में तो आप कीड़े डालते हैं। वाह, हर अच्छी चीज में कीड़े डालते हैं। भाई आपके अंदर तो हमने कभी कीड़े निकाले नहीं। शट अप। खाने में क्या बनाना है ये भी बताते हैं और उसके बाद पसंद भी नहीं आता इन्हें कुछ। कौन सी चीज पसंद है आपको? भिंडी अरे उसमें लेस होती है। और टमाटर? टमाटर के छिलके हजम नहीं होते। देखिए ये गोभी, टमाटर, टिंडा ये जाए बाहर है। आप ये बताइए कि आप आखिर हमसे कहना क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं। मैंने देखा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी देर आपके पास आकर बैठ जाती हूँ। भाई वाह, बड़ी नवाजिश है आपकी। लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, आप हमसे कहना क्या चाहती हैं? आपसे कुछ कह भी दिया जाए तो उससे हासिल क्या होगा? वही जो आज तक हासिल होता है आगे भी हासिल हो जाएगा। और वैसे भी कुछ हासिल किए बगैर तो आप यहाँ से टलेंगे नहीं। वो तो है। तो मैं आपसे एक खास बात करने के लिए आई थी। खास बात? जी हाँ, कैसी खास बात? यही कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे समझूं। तो इसमें समझाने की जरूरत ही क्या है बेगम? आपको तो खुदा समझाएगा। मैं आपसे ये कहने आई थी कि आप पतलून पहनकर उसके बगैर बालकनी में बात ना किया करें। हाँ, पड़ोसियों को सख्त एतराज है। पतलून पहनकर और मिसेस कय्यूम को भी। ये बहुत बड़ी बदतमीजी है। अरे सुनिए सुनिए बेगम, बेगम उनको तकलीफ होती है। अरे भाई बालकनी हमारी है, हैं? और पैंट भी हमारा ही है, पतलून, और इसमें ये बटन भी हमारा ही है। तकलीफ होती है। हेलो हेलो, हाँ हाँ अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ सब खैरियत है। हाँ और रमजान कैसे चल रहे हैं आपके? हाँ बेहतर है बेहतर है। क्या क्या? शुक्रिया शुक्रिया। हाँ शुक्रिया। नहीं नहीं, हम मुकम्मल समय पर पहुंच जाएंगे। जी जी जी। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी भेजने की आप तकलीफ मत कीजिए, हम तांगा पकड़कर पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। हाँ,
तरफ से दे देते हैं। राजेश सोनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे कल फोटोग्राफ काफ़ी अच्छे नाटक के फोटोग्राफ लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंच पर जिन्होंने कार्य किया, अभिनय किया और आपको गुदगुदाया, हंसाया और एक सोच के लिए मजबूर किया, उनसे हम परिचय कराते हैं। मंटो 1 की भूमिका में विशाल वर्मा, जोरदार ताली स्वागत करें। विरज मोहन सुमित निठारवाल, तीरन रिचा पालीवाल, मंटो 2 विक्रम सिंह, जोरदार तालियां। बेगम 1 शब्दिका शर्मा, शौहर की भूमिका अदा करी अजय जैन, और एक इम्प्रोवाइजेशन सीन आपके लिए पेश किया गया था। डायरेक्टर उसमें बने गौरव गौतम, कैमरामैन सुमुख महर्षि, कोऑर्डिनेटर प्रांजल, और एक नाम और है मोनिका। मोनिका आ जाए, जिन्होंने इम्प्रोवाइजेशन सीन में जो सीन दृश्य निभाया था उसमें मोनिका हैं, और जो भी स्ट्रगलर थे उसमें अजय निषाद, जोरदार ताली से स्वागत करें। कमलेश, हिमांशु वर्मा, केशव, सुनील, विजय, तथागत, अजय शेखावत, राहुल यादव, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और इस नाटक की परिकल्पना एवं निर्देशन किया कपिल कुमार, जोरदार ताली से स्वागत करें। ये सभी आपके आशीर्वाद के लिए आपके सामने हैं, क्योंकि कल भी बहुत से, लगभग सभी लोग कल जो नाटक बीता है मायाराम की माया में भी कल ये लोग थे, और आज भी आपको यही चेहरे नज़र आ रहे हैं। बड़ी मेहनत से इन्होंने 1.5 माह में ये 2 नाटक हमने तैयार किए, और इतनी गर्मी में, इतनी झुलसती हुई गर्मी में सुबह से लेकर दोपहर तक हम काम करते थे। उसके बाद ये सब आपके सामने आया, और बहुत ही बेहतरीन ये काम हुआ है। बहुत से कलाकार बड़े अच्छे इसमें से निकल रहे हैं, आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं सभी लोग। तो इसी तरह आज का ये संध्या समाप्त होती है। ये इसी तरह 2 दिवसीय नाट्यधर्मी रंग महोत्सव भी आज संपन्न हुआ। हम आशा करेंगे कि आप हमसे जुड़े रहेंगे और रंगमंच पर आते रहेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।